चलिए जी, तो शुरू किया जाए। अपना कल वाला चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। एसी। ओके, तो जल्दी से रिवीजन क्या क्या था। एसी में हमने सबसे पहले बात करी कि ग्राफ से आप एसी कैसे पहचानेंगे। तो पीरियोडिकली फेज या पीरियोडिकली पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, और सेम टाइम इंटरवल पे लगातार कंटिन्यू होना चाहिए। इसको बोलेंगे अपन एसी, एसी करंट या एसी वोल्टेज। दूसरी बात ये थी कि कैसे प्रोड्यूस हो रहा था। तो हमने बात करी थी ईएमआई वाले लॉ से, फैराडेज लॉ, जो क्या कह रहा था कि अगर एक कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। और हमने प्रूव किया कि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमारे काम का था, साइन फंक्शन में हमने उसको निकाला। हम इस पूरे चैप्टर में साइन फंक्शन वाले को ही यूज करेंगे, तो अपने को उसी पे ध्यान देना है। फिर हमने बात करी कि एसी में दो टाइप के टर्म्स यूज होंगी, एक एवरेज करंट, दूसरा आरएमएस करंट या एवरेज वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज। एवरेज रिलेट करता था चार्ज को, आरएमएस रिलेट करता था एनर्जी या पावर को। एवरेज की वैल्यू फुल साइकिल के लिए आती थी 0, और हाफ साइकिल के लिए कितनी आती थी 2I0/पाई। आरएमएस की वैल्यू हाफ या फुल कोई भी हो, I0/√2, ऐसे ही V0/√2 और 2V0/पाई उधर। ठीक है। देन हमने बात करी सर्किट्स की, कि एसी में 7 हमें सर्किट्स पढ़ने हैं, 7 सर्किट्स। उसमें से 3 कल हमने देखे जो इंडिविजुअल सर्किट्स थे। मतलब एक एसी सोर्स पे अगर आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो रेजिस्टिव सर्किट बन गया, अगर कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया तो कैपेसिटिव सर्किट, और ऐसे ही इंडक्टर कनेक्ट कर दिया तो इंडक्टिव सर्किट। इन तीनों में हमने बात करी थी फेज डायग्राम की। वो इंपॉर्टेंट था। फेज डायग्राम क्या था? किसी स्केलर को किसी वेक्टर के फॉर्म में शो करना इज फेज डायग्राम। ठीक है। स्केलर कौन? करंट भी स्केलर और पोटेंशियल भी स्केलर। इन दोनों को हमने वेक्टर फॉर्म में शो किया। कैसे किया? तो हमने देखा एक्स एक्सिस के अलोंग हमेशा आई को रखना है, करंट हमेशा उधर ही रहने वाला है, उसके करस्पॉन्डिंग वी को आपको बनाना है। अगर वी लीड कर रहा है, लीड करना मतलब जिसका फेज एंगल ज्यादा था, जैसे इंडक्टर के केस में वी लीड कर रहा था 90 डिग्री से, तो हमने वी को ऊपर बनाया था, आई हॉरिजॉन्टल था। कैपेसिटर के केस में वी क्योंकि लैग कर रहा था 90 डिग्री से, तो नीचे बनाया था, और आई इस तरफ था। तो ये बातें थी फेज डायग्राम की। इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कल हमने पढ़े। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी जिसको हम लिखते थे, उसकी वैल्यू थी 1/ओमेगा सी। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल इज ओमेगा एल, एल इज इंडक्टेंस और ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी बातें थी जो कल हमने पढ़ी, इनको याद रखना है। आज आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनके कॉम्बिनेशन के सर्किट्स की। तो पहला यानी फोर्थ अपना जो आज सर्किट बनेगा, 3 अपन पढ़ चुके, फोर्थ सर्किट जो बनेगा वो रहेगा आपका आरसी सर्किट। आरसी सर्किट क्या है? तो यहाँ एक रेजिस्टेंस होगा और एक कैपेसिटर होगा। चलिए देखते हैं जल्दी से। तो क्या क्या होने वाला है यहाँ पे? एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस, ऐसा। साथ में होगा एक एसी सोर्स आर और सी। ठीक है। V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, यह लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे खास बात क्या है? अगर मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखूं तो आप बोलेंगे ये VR है और ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस VC। ऐसा लिखा जा सकता है कि सोर्स की वजह से इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना इतना रहा होगा यहाँ पे। लेकिन क्या टोटल पोटेंशियल को इस तरीके से लिखा जा सकता है, V इज इक्वल टू VR प्लस VC? क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं सीधा? ये यहाँ सोचने वाली बात है। और क्यों सोचने वाली बात है? क्योंकि अभी हम देख के आए थे कि जब सिर्फ रेजिस्टेंस था तो VR जो था वो I के बिल्कुल फेज में था, दोनों का फेज डिफरेंस 0 था। आपने रेजिस्टेंस के लिए फेजर डायग्राम कैसा बनाया था कि I भी इधर था और VR भी इसी तरफ था, ये दोनों फेज में थे। ओके। अगर क्योंकि ये सीरीज सर्किट है तो जो करंट इससे चल रहा है वही करंट इससे भी चलेगा, मतलब करंट तो दोनों में सेम। लेकिन पोटेंशियल की अगर बात करें तो इसमें तो था सेम फेज में, लेकिन कैपेसिटर में, कैपेसिटर का फेजर डायग्राम कैसा था? आई इधर तो VC इस तरफ। ये 90 डिग्री से लैग कर रहा था। अगर ये 90 डिग्री से लैग कर रहा था तो मैं इसको सीधा सीधा इस फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि ये स्केलर एडिशन हो जाएगा। मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे वेक्टर एडिशन, अगेन वेक्टर एडिशन। तो V को हम वेक्टर तो नहीं लिख सकते क्योंकि V स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए साइन बताना गलत हो जाएगा, इसलिए लिखना भी गलत हो जाएगा। हम इसको इस तरीके से नहीं लिख पाएंगे। तो कैसे लिख पाएंगे उस बारे में बात करते हैं। तो इसको जो करने का तरीका होगा वो होगा फिर से फेजर डायग्राम से। तो फेजर डायग्राम कैसे बना लेते हैं जल्दी से। आई तो रहने वाला है इसी तरफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
वी आर भी इसी तरफ रहने वाला है, ये भी हम जानते हैं, और वी सी नीचे की तरफ रहने वाला है, ये भी हम जानते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बन रहा है वो किस किस वजह से बन रहा है, इस वी आर और वी सी दोनों की वजह से। और हम जानते हैं जब वेक्टर सम किया जाता है तो वेक्टर सम में टोटल कैसे बनता है। आप एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं यहाँ पे, दिस इज अ पैरेललोग्राम, और इसका जो डायामीटर होगा वो आपको देगा वी, टोटल वी। याद आ रहा है कि अगर आपको दो वेक्टर्स हैं आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो आप ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो आप आर कैसे बताते थे, पैरेललोग्राम लॉ से, डायमीटर जो होगा वो आर होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे v इज इक्वल टू वी आर प्लस वी सी इन अ वेक्टर फॉर्म। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से बता सकते हैं, वी आर और वी सी, इनका रिजल्टेंट इज v, ये यहाँ पे आएगा। और ये जो एंगल इसके साथ बनता है, दिस एंगल इज फाई, कॉल्ड एज फेज डिफरेंस। ये इनका होगा फेज डिफरेंस, किस किस का, आई का और वी का फेज डिफरेंस, दिस इज फाई। और ये अपने को ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे। तो करंट सब में सेम जा रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे, देखिए जल्दी से। अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे ए और बी परपेंडिकुलर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। याद आ रहा है आपको, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का सम इस तरीके से किया जाता था। तो यहाँ भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर कौन से, वी सी और वी आर, इनका स्क्वायर क्या देगा आपको, वी स्क्वायर दे देगा। ये बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जाएगा। ध्यान क्या रखना है कि स्केलर फॉर्म में नहीं लिखना है जैसा आप रेजिस्टेंस के लिए करते थे। मैं आपको याद दिला देता हूँ, अपने जब रेजिस्टेंस पढ़े थे, जब अपने चैप्टर 3 पढ़ा था सर्किट डायग्राम वाला, तो आप क्या करते थे कि रेजिस्टेंस थे, यहाँ भी रेजिस्टेंस थे, यहाँ एक बैटरी लगी होती थी, तो इसका अगर रेजिस्टेंस R1 है, रेजिस्टेंस R2 है, तो आप लिख लेते थे दिस इज V1, दिस इज V2, टोटल V आप सीधा कर देते V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। और यहीं से आपने सीरीज एडिशन वाला फॉर्मूला भी निकाला था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। वहां ये वैलिड था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। क्यों, क्योंकि वहां पे फेज की कोई बात नहीं आती थी। जो करंट चल रहा है वो करंट इन दोनों से है और दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम फेज में होता था, इसलिए हम वहां इसको सीधा यूज कर पाते थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एलिमेंट्स ज्यादा हो चुके हैं और फेज की बात यहाँ पे आ रही है, एसी करंट यूज किया जा रहा है, इस वजह से हम इस तरीके से इसको यूज करेंगे। तो ये बात यहाँ पे है जो ध्यान रखनी है। अब इनको कैसे लिखें, तो लिखना आसान सी बात है। अगर एक रेजिस्टेंस है, उससे करंट जा रहा है आई, रेजिस्टेंस से आर, तो आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, आई आर, ओम्स लॉ। सिमिलरली ये कैपेसिटेंस है सी, इसका रिएक्टेंस है एक्स सी। याद आ रहा है रिएक्टेंस ओम्स में होता है, ये भी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। और इसका अगर आई करंट जा रहा है तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जा सकता है, वीसी आई इंटू एक्स सी, ये लिखा जाएगा। तो इन दोनों को मैं यहाँ पुट करता हूँ, वीसी की जगह डालता हूँ आई एक्स सी का स्क्वायर प्लस आई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। और v को क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, v इज i इंटू जेड का स्क्वायर। अब ये z क्या आ गया भला, z, z इज कॉल्ड एज इम्पिडेंस, z इज कॉल्ड एज इम्पिडेंस। ये है टोटल रेजिस्टेंस अगर बात किया जाए, नॉट एग्जैक्टली रेजिस्टेंस बट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, कि जो रेजिस्टेंस R और रिएक्टेंस X से मिलके बन रहा है वो बन रहा है Z। ध्यान से देखेंगे तो Z क्या बन रहा है, Z इज इक्वल टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ये अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, Z इज द इम्पिडेंस। तो ये कुल मिला के सर्किट कैसा बन गया कि अगर इन दोनों को हटा के, इन दोनों को हटा के अगर मैं एक सिंगल किसी से रिप्लेस करना चाहूं तो वो कितना होना चाहिए, वो इसके बराबर होना चाहिए। इक्विवेलेंट सर्किट वाली बात याद आ रही है कि दो एलिमेंट्स को हटा के अगर एक से रिप्लेस किया जाए तो वो एक इतना के बराबर होना चाहिए। ये बात यहाँ पे है आपके सामने, ठीक है। चलिए, तो Z आपको मिल गया, आपके पास यहाँ से क्या क्या चीजें आ गई। अब अपने को देखना है फाई। फेजर डायग्राम आप बना ही चुके हैं, फेजर डायग्राम में एक बार फिर से बना देता हूँ। दिस इज आई, दिस इज वी आर, दिस इज वी सी, इनका रिजल्टेंट आया था V यहाँ पे, दिस इज फाई, ठीक है। वी आर को आपने लिखा आई आर, वी सी को लिखा आपने आई इंटू एक्स सी, ये लिखा आई इंटू जेड, ऐसा है सब कुछ। तो अगर मुझे यहाँ से फाई निकालना है तो 10 फाई लिखा जा सकता है। ट्राइंगल आप देख ही पा रहे हैं, दिस इज द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल से हिसाब से मैं 10 फाई को लिख सकता हूँ वी सी बाई वी आर, वी सी की जगह डालता हूँ आई एक्स सी बाई आई आर। तो 10 फाई मेरे पास कितना आता है यहाँ से, एक्स सी बाई आर।
Another important result, tan phi equal to xc by r. This phi is phase difference between I and V. ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पे बातें क्या क्या समझ में आई, देखो ध्यान से। जब रेजिस्टेंस था, प्योर रेजिस्टेंस, पहला सर्किट, प्योर रेजिस्टेंस में कोई फेज डिफरेंस नहीं था, ठीक है। जब कैपेसिटिव आया, प्योर कैपेसिटेंस, तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस था नीचे की तरफ। जब प्योर इंडक्टर आया तो 90 डिग्री फेज डिफरेंस ऊपर की तरफ। अब देखो यहाँ पे किस किस का कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का। तो क्योंकि कैपेसिटेंस के लिए नीचे आता था, रेजिस्टेंस के लिए 0 पे आता था, दोनों के बीच में यहाँ पे आंसर आया आपके पास, है ना। फाई जो है वो नीचे की तरफ है और 0 से 90 के बीच में है। ये आपका याद रखने का तरीका हो गया। तो फाई नीचे की तरफ जब कैपेसिटेंस होगा, जब एल आएगा तो फाई ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये बात देखो यहाँ से समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप करंट की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो आई क्या लिख पाएंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्लियर बात? प्लस फाई क्यों कर दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि v यहाँ पे है और v की इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और क्योंकि I जो है ये से आगे चल रहा है, कितना आगे चल रहा है, फाई से आगे चल रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस फाई करना पड़ेगा करंट लिखने के लिए। तो ओमेगा टी प्लस फाई विल गिव द इक्वेशन ऑफ करंट। फाई की वैल्यू जानते ही हैं, निकाल सकते हैं। आई नॉट आपके पास पता ही है, मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा, तो वी नॉट बाई जेड हो जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम करंट, वी नॉट बाई जेड। तो अब सब मिला के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, जेड। आर हो, सी हो, एल हो, ये सब मिला के जेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो ही थे, आर और सी, तो जेड इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। एक्सी की वैल्यू आप जानते हैं, एक्सी की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर। ये हो गया जेड की वैल्यू। क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ अच्छे से, यस और नो? कोई भी डाउट आप जल्दी पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ या फिर से बताऊं? ओके, ठीक है। चलिए तो अगले पे चलते हैं। अगला अपना जो सर्किट है वो कौन सा सर्किट रहेगा, एलआर सर्किट। सर्किट कर लिया आपने, सेकंड सर्किट इज एलआर सर्किट। मतलब अब फिफ्थ सर्किट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एलआर सर्किट। तो एलआर सर्किट नाम से समझ में आ रहा है कैसा हो जाएगा। तो एक इंडक्टर हो जाएगा, एक रजिस्टर हो जाएगा, एसी सोर्स पे कनेक्ट कर रखे हैं, सीरीज रेजिस्टेंस ही पढ़, अब हम सारे सीरीज सर्किट ही पढ़ेंगे अपन लोग, पैरेलल सर्किट पे नहीं जाएंगे, सीरीज सर्किट है सारे। तो एलआर सीरीज सर्किट है ये, एल और आर, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी की इक्वेशन अपन हमेशा से यही लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से आपकी दो बातें, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वी एल आएगा, यहाँ जो आएगा वी आर आएगा। लेकिन फेज डायग्राम हम जानते हैं, फेज डायग्राम कैसा बनेगा कि ये है अगर आई, तो वी आर तो इसी तरफ आने वाला है और वी एल इस तरफ आने वाला है। नेट वी जो आएगा इन दोनों का मिला के वो यहाँ पे कहीं आएगा, दिस इज द वी। फाई जो आएगा वो ऊपर की तरफ बनेगा। ये सारी बातें हम समझ चुके हैं अब तक। वी आर आपके पास कितना है, तो आई इंटू आर के बराबर है। वी एल कितना है, आई इंटू एक्स एल के बराबर है। वी कितना हो जाएगा, तो आई इंटू एक्स वी इंटू आई जेड के बराबर हो जाएगा। ये सारी बातें हैं इसमें। अच्छा, सबको लिखा भी जा सकता है आराम से, वी स्क्वायर इक्वल टू वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक वैसा ही जैसा अभी कैपेसिटर के लिए करके आए थे। वी स्क्वायर को लिख कर सकते हैं आई जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू आई एक्सएल का स्क्वायर प्लस आई आर का स्क्वायर। यहाँ से क्या मिल गया, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये ठीक वैसा ही आया है, जेड इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, और यू कैन राइट इट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। ये बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं जैसे अभी आए थे। फाई आपको निकालना है, टेन फाई आप ऐसे लिख सकते हैं सीधा सीधा। टेन फाई इज, इस ट्राइंगल से देखेंगे तो दिस बाय दिस इज टेन फाई। ये है वी एल, ये है वी आर, तो वी एल बाई वी आर इज टेन फाई। वी एल इज आई एक्स एल बाई आई एक्स आर, सॉरी आई आर,
तो यहाँ से मिलेगा फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स XL बाई R। कैपेसिटर में क्या मिला था, XC बाई R मिला था, यहाँ पे XL बाई R मिल गया। यहाँ ये किस तरफ है, तो I से ऊपर की तरफ है, मतलब पोटेंशियल लीड कर रहा है। पोटेंशियल जो है वो इस एक्सिस से ऊपर की तरफ बना हुआ है, मतलब लीड कर रहा है, तो पोटेंशियल इज लीडिंग I। तो अब आप जो I की इक्वेशन लिखेंगे वो कैसी होनी चाहिए, I की इक्वेशन शुड बी I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। माइनस फाइव क्यों हो गया, क्योंकि V के लिए इक्वेशन में था ओमेगा टी, और क्योंकि करंट इससे पीछे की तरफ है, कितना पीछे है, फाइव एंगल पीछे है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस फाइव करना पड़ेगा। माइनस फाइव हो गया। आई नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, तो वी नॉट बाई जेड के बराबर हो गई। जेड आप जानते ही हैं, फाइव की वैल्यू आप जानते ही हैं। ये सारी बातें आपकी इसके रिलेटेड हो गई। यस, कोई दिक्कत तो नहीं। जल्दी बताइए। नो सर। नो सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आपका जो एलसी सर्किट है, एलसी सर्किट बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पहले पढ़ा था। आप याद कीजिए, हमने एलसी सर्किट के बारे में बात की थी, ऑसिलेशन की, एनर्जी ऑसिलेशन के बारे में, तो उसको हम लास्ट में एक बार देख लेंगे। फिलहाल अपन एलसीआर सर्किट पे चलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका है, जिसमें ये सारे कवर हो जाएंगे जो आपने अभी तक पढ़े हैं, क्योंकि अब इसमें तीनों एलिमेंट्स आ गए हैं। इन तीन एलिमेंट्स में आप कोई भी हटा दीजिए तो बाकी सारे बनते रहेंगे। ठीक है, तो अपन इन तीनों वाला पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से। तो आपका जो सर्किट है ये है LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट। ठीक है, सीरीज LCR अगर बात करें तो एक L होगा, एक C होगा और एक R होगा। एक AC सोर्स पे कनेक्ट कर रखे हैं, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक बात है। अब यहाँ पे फिर से अगर देखें तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा VL, यहाँ होगा कुछ VC, यहाँ होगा कुछ VR, और मैं तीनों को एक साथ तो नहीं लिख सकता ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि स्केलर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, फेज डिफरेंसेस में आ रहे हैं। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो I यहाँ पे हमेशा लेना है, I की तरफ ही VR हमेशा आएगा, सेम फेज में होते हैं। VL ऊपर की तरफ आएगा, VC हमेशा नीचे की तरफ आएगा। ये सारी बातें स्टैंडर्ड हैं जो अपने को समझ में आ चुकी हैं और ध्यान रखनी है। अब यहाँ ध्यान से देखें तो अपने को इस वेक्टर को सॉल्व करना है। इसमें दो वेक्टर्स अपने को ऐसे दिख रहे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, VL और VC। अब यहाँ पे मैं एक अजम्पशन लेके चल लेता हूँ, इफ VL इज मोर देन VC। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये फेजर डायग्राम कैसा हो जाएगा, आप देखें अगर ध्यान से, तो यहाँ पे है I या VR और यहाँ हो जाएगा VL माइनस VC। ठीक है, क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब अगर ऊपर की तरफ है तो प्लस y, नीचे की तरफ माइनस y, तो ये पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस। इस केस में आप बता सकते हैं सीधा सीधा कि ये कितना हो जाएगा, VL माइनस VC हो जाएगा। तो ये आपके पास बन गया नया फेजर डायग्राम। अगर ऐसा है तो इसका रिजल्टेंट भी आप निकाल सकते हैं आराम से। रिजल्टेंट आएगा ये, दिस इज V, और आराम से इसको बताया जा सकता है कि दिस एंगल इज फाई, और रिजल्टेंट V इज इक्वल टू रूट ओवर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। एक साइड है आपकी ये VL माइनस VC, एक साइड है ये विच इज VR, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा V। ये आपका आंसर आ गया। सॉल्व करें सबको, तो आप लिखना तो जानते ही हैं, VR इज IR, VL इज IXL, VC इज IXC, सबको यहाँ पुट कर देते हैं। तो I सारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपके पास Z। V क्या है, I इंटू Z, तो बचा Z इज इक्वल टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर फॉर Z। Z क्या है, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, ओम में आएगी, सब कुछ ओम में ही चल रहा है, इम्पीडेंस हो गया है सर्किट का। अगर फाई निकालना है तो 10 फाई भी लिखा जा सकता है। 10 फाई कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये ट्राइंगल बन रहा है, ये साइड जो है VL माइनस VC है, दिस साइड इज VR, तो 10 फाई आपके पास हो जाएगा VL माइनस VC बाय VR। मैंने मॉड लगा दिया ताकि जो भी पॉजिटिव नेगेटिव हो वो यहाँ से अपन देख सकें। सो 10 फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC बाय R। ये आपका आंसर हो गया फॉर दी 10 फाई। तो Z 10 फाई, ये सारी बातें आ गई। अगर यहाँ पे आपको लिखना है करंट की वैल्यू, तो करंट क्या लिखेंगे, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। माइनस फाई क्यों लिखा, क्योंकि देख लीजिए ये है V और
आई है इस तरफ, नीचे की तरफ है फाई एंगल से। कब? जब VL इज मोर देन VC। तो ये सारी बातें चल रही हैं, तो आप लिख सकते हैं ये -5 हो गया। और आई नॉट क्या है यहाँ पे? आई नॉट इज V0/Z। Z आप निकाल ही चुके हैं। और अगर इसका उल्टा होता, इफ VC इज मोर देन VL, तो यहाँ क्या चेंजेस हो जाते? Z सेम रहता, Z में कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये XL - XC करो या XC - XL कर लो, फाइनली स्क्वायर हो रहा है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं आने वाला, तो Z सेम रहेगा। फाई एंगल का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही रहने वाला है। XL - XC कर लो, XC - XL कर लो, मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस होगा क्या कि जो फाई की वैल्यू यहाँ आ रही है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा या साइन चेंज कर लेगा, तो इसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब अगर ऊपर था तो अब नीचे हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा कि करंट लीड कर लेगा, जबकि यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ हो रहा था कि पोटेंशियल, देख पा रहे हैं आप, V लीड्स द करंट, यहाँ ऐसा हो रहा था। तो बस जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। Z में कोई चेंजेस नहीं होंगे, आई नॉट में कोई चेंजेस नहीं होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे? I = I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। बस इक्वेशन में इतना सा चेंज हो जाएगा, +5। दिस इज द चेंज। तो सब मिला के ये आपके पास पूरा LCR सर्किट बनता है। अगर इस सर्किट को ध्यान से देखें तो इसमें तीनों एलिमेंट्स आपके पास बन रहे हैं। ये देखिए, अब मैं इससे आपको सारे फिर से बना के बता देता हूँ, ताकि आपको एक ही याद रखना पड़े, फिर जो सिचुएशन हो उसके हिसाब से आप सॉल्व करते रहिए। जैसे यहाँ आपने पढ़ा Z = √R² + XL - XC का होल स्क्वायर, और फाई = tan इनवर्स XL - XC/R, ये आपने पढ़ा। ठीक है, अब इनसे मिलकर अपन सारे बनाते हैं। पहला अपन देखते हैं रजिस्टिव सर्किट, जब सिर्फ R था तब क्या आ रहा था आपके पास? तो XL और XC ये दोनों हो जाएंगे 0, क्योंकि सिर्फ R है, L और C तो है नहीं, तो ये दोनों क्वांटिटीज हो जाएंगे 0। अगर ऐसा है तो ये पूरी टर्म तो हो गई खत्म। जब ये टर्म खत्म हो गई तो बचा खाली R, तो Z क्या हो गया आपके पास? R के बराबर हो गया। तो आप क्या लिखेंगे? I नॉट कितना हो जाएगा? तो V0/Z लिखते थे, V0/R हो जाएगा। मैक्सिमम करंट ये हो गया। फाई लिखेंगे तो फाई क्या होता था? tan इनवर्स XL - XC, ये तो 0 है, 0/R मतलब फाई 0 हो गया। फाई 0 ये तो आपने पढ़ा था कि दोनों सेम फेज में होते हैं। इसका फेज डायग्राम I भी इधर होता है, V भी इधर ही होता है। तो यस, ये सब कुछ यहाँ से मिल गया। ऐसे ही आप जब कैपेसिटिव की बात करेंगे, जब सिर्फ कैपेसिटर सर्किट था, तो यहाँ पे R 0 हो जाएगा, XL 0 हो जाएगा, बचेगा खाली XC। तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो Z क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ये 0 ये 0, बचा खाली XC, तो Z = हो गया XC के बराबर। I नॉट क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा V0/XC या V0/Z, ये हो जाएगा I नॉट। फाई आप लिखेंगे तो फाई लिखेंगे XC/R, ये आपका आ गया tan इनवर्स XC/R, tan फाई = XC/R। देख भी पा रहे हैं कि ये पीछे की तरफ रहने वाला है, माइनस साइन वैसे भी यहाँ पे दिख रहा है अपने को। इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाया था? तो I इधर था और VC इस तरफ था, जिसका फेजर डायग्राम बन गया था आपके पास। सिमिलरली थर्ड की अगर बात करें तो L वाला सर्किट था। ये रिवीजन चल रहा है आपका पूरा पूरा, इसी से अपन सारी बातें कर पाएंगे, रिवीजन भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। तीसरा अगर L की बात करें तो R 0 है, XC 0 है, बचा आपके पास खाली XL, ये आ गया। तो Z = XL हो जाएगा, और I नॉट कितना हो जाएगा? V0/XL हो जाएगा। ऐसे ही tan फाई देखना है तो tan फाई हो जाएगा आपके पास XL/R। तो ये सारे वही फॉर्मूला है जो आप अभी तक करके आ चुके हैं। यहाँ पे फेजर डायग्राम कैसा था? तो I यहाँ था और VL यहाँ पे था, ये फेजर डायग्राम था यहाँ पे। फोर्थ अगर बात करें तो सिर्फ R और C है, तो XL 0 हो जाएगा, R रहेगा और XC रहेगा। यहाँ पे अगर बात करें Z की तो क्या बन जाएगा? √R² + XL - XC का होल स्क्वायर था, तो XL 0 है, बचेगा खाली XC²। फाई आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स XC/R। ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो अपन ने गलती कर दी ना, एक गलती क्या करी कि सेकंड वाले में ओनली C है, R तो 0 है, तो गलती कुछ नहीं, बेसिकली अपन यहाँ से इसको कंप्लीट नहीं किया। तो ये R जब 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 0, तो आंसर आएगा 90 डिग्रीज। फाई कितना आएगा? 90 डिग्रीज। सिमिलरली यहाँ पे देखें
तो आर है आपके पास 0, यहाँ से भी कितना आएगा 90 डिग्रीज, दिख भी रहे हैं अपने कोई एंगल 90 डिग्रीज दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ जाएगी एक्स बाई आर के करस्पॉन्डिंग, ये सारा आ जाएगा। फेजर डायग्राम कैसा था, आई इधर था, वी आर इधर था, वी सी नीचे की तरफ था, नेट यहाँ पे बन रहा था फाई एंगल पे वी, इसका फेजर डायग्राम था। तो इस तरीके से आप सारी बातें यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि कैसे सारे सर्किट्स बनने वाले हैं। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो No, sir. ओके। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आपका हुआ एलसीआर सर्किट। अब इस पे कुछ स्टैंडर्ड बातें हैं, वो स्टैंडर्ड बातें करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है रेजोनेंस का। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है, तो आपने वो कभी देखा है, पुराने वाले रेडियोज आते थे, उन रेडियो में क्या करते थे कि वो नॉब घुमाते थे, उससे चैनल सेट होता था, और उसके बाद वो एफएम या वो रेडियो से आवाज आती थी। अगर आपने कभी देखा हो ट्यूनिंग करते हुए, या आपने कभी वो वायरलेस कोई भी देखा हो, तो उसमें ट्यूनिंग का ऑप्शन होता है जिसमें आप ट्यून करते हो तो आवाज आती है। तो वो जो सेटअप है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर ये तीनों चीजें अवेलेबल हैं, आर, एल और सी, ये तीनों उसमें अवेलेबल है। तो आप जब उसको ट्यून करते हैं तो आप क्या चेंज करते हैं, आप चेंज करते हैं उसका कैपेसिटेंस, और जब ट्यून करते हैं तब उसका कैपेसिटेंस चेंज करते हैं। अब उससे होता क्या है, उससे होता यह है कि जो इसके अंदर फ्रिक्वेंसी है, भाई एक रेडियो सिग्नल अगर पकड़ रहा है, एक एफएम यहाँ पे रखा हुआ है, और मान लीजिए आपके शहर में 10 एफएम स्टेशन हैं, सब अपना अपना गाना बजा रहे हैं, लेकिन आपका रेडियो तो एक टाइम पे एक ही गाना बजाता है, एक ही स्टेशन पकड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा तो है नहीं कि वो उस स्टेशन से डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। वही जितने स्टेशन हैं, सबने अपने अपने एंटीना लगा रखे हैं, सबके अपने अपनी रेडियो वेव्स बाहर निकली हुई हैं, हम उन्हीं के बीच में है, रेडियो वेव्स हमारे आसपास है। अब जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो किस फ्रिक्वेंसी पे अभी है, और बाहर वाली फ्रिक्वेंसीज अगर वो मैच कर जाता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। तो फ्रिक्वेंसी किस बात की, जो इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है ऑसिलेशन की, वो जो आपके अंदर जो आरएलसी सर्किट है, उस सर्किट की फ्रिक्वेंसी क्या है, वो आप चेंज कर सकते हैं उस सी को चेंज करके। तो हम देखेंगे कि फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, कैसे आएगी। बट जब आप उस फ्रिक्वेंसी को चेंज करते हैं, तो जब वो फ्रिक्वेंसी बाहर वाली किसी फ्रिक्वेंसी से मैच कर गई, मान लीजिए बाहर 94.3 माई एफएम जो है वो आप सुनना चाहते हैं, तो आप अपने उस नॉब को घुमा के 94.3 पे जब लेके आएंगे, तब बाहर वाली फ्रिक्वेंसी और इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी दोनों मैच कर गई। जैसे ही मैच करेंगी, इसी कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस पे होता क्या है, रेजोनेंस पे एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है, तभी तो आपको वो आवाज सुनाई देती है जिसकी फ्रिक्वेंसी मैच हुई है। 94.3 पे जो भी चल रहा होगा वो आपको सुनाई देगा, बाकी सारे बहुत कम हो जाएंगे, उनका एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाएगा, इतना कम कि वो आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, एक मेन आवाज आप सुन पाएंगे। तो इसका जो ग्राफ बनता है ना, वो ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बनता है, इस टाइप का इसमें ग्राफ बनता है कि ये एक मेन फ्रिक्वेंसी है जो मैच कर रही है अभी इस टाइम पे, बाकी सारी फ्रिक्वेंसीज बहुत छोटी छोटी एम्पलीट्यूड पे हैं, उनकी आवाज आपको नहीं आ पा रही है। तो ऐसा एक ग्राफ इसमें बनता है, ठीक है, इस पे भी बात करेंगे आगे। अब ये बात हुई रेजोनेंस की, लेकिन इसके कंडीशंस क्या है, रेजोनेंस कब अचीव हो पाएगा, इस बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आई गेस अपने को एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लेना चाहिए, उसके बाद अपन इसको शुरू करते हैं, नहीं तो बीच में डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से लॉग इन करते हैं।